सुमेरु। नमस्कार, पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा आनंद। जल्द ही देश का आम बजट पेश होने वाला है। बजट के बारे में हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन उसकी तकनीकी बारीकियां बजट को समझने में आड़े आती हैं। बजट को किस तरह से समझा जाए और निवेशकों को अपने निवेश से जुड़े फैसले करने में बजट की कितनी अहमियत है, अगले कुछ एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम आज इस एपिसोड से कर रहे हैं। एक्सपर्ट बतौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं CNBC आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज बजट? बजट होता क्या है, और जब मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ उससे ये वाला बजट अलग कैसे है? सिंपल है, आपकी कमाई क्या है और आपके खर्चे क्या है, इसका एक स्टेटमेंट बना लीजिए, ये बजट है। तो हर साल सरकार क्या करती है, सरकार भी अपनी कमाई कहां कहां से आने वाली है उसका अंदाजा लगाती है और खर्चा कहां कहां होने वाला है उसका अंदाजा लगाती है, और इसी को बजट कहते हैं। और मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया, अंदाजा। अंदाजा क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप अपनी कमाई और खर्चे दोनों का एकदम ठीक परफेक्ट अनुमान लगा सके। एग्जैक्टली परफेक्ट बोल सके। हो सकता है सैलरी में आप कभी कभी सैलरी इनकम कमाने वाले हैं आप और हम, तो हमें पता है कि हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, हमारी सैलरी क्या होने वाली है, ये पता है मोटा मोटी। लेकिन बिजनेस वालों को पता नहीं, प्रोफेशन वालों को पता नहीं कि कितनी कमाई कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सैलरी में भी हमारे हो सकता है कि अचानक से बॉस मेहरबान हो जाए, बोनस मिल जाए, बोनस मिल जाए। कम की बात नहीं करेंगे कि कुछ बढ़ जाए, कर जाए, तो हाँ, तो वैसा है। तो इसलिए सरकार भी अंदाजा लगाती है कि हमारी इतनी कमाई हो सकती है और इस कमाई के सामने हमें इतने खर्चे करने हैं। अच्छा। ये बजट है। आपके हमारे बजट से क्या फर्क है इस बजट में? कोई खास नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, हमारा काम है हमारी कमाई का अंदाजा लगाना और हमारे खर्चों का अंदाजा लगाना जी। तो हमें पता है कि हमारी कमाई यहाँ से होने वाली। सपोज मैं बिजनेस में हूँ और 4 तरह के बिजनेस करता हूँ, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि इस बिजनेस से इतनी कमाई आएगी, इससे इतनी आएगी, यहाँ से इतना पैसा आएगा, प्लस मेरे कुछ और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, या कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, या कोई मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स हैं या FDs है, तो यहाँ से ये कमाई होगी। तो आप सब तरफ से अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से कमाई हो सकती है। फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना खर्च कहाँ करना है, घर चलाने में क्या खर्च होगा, फॉरेन ट्रैवल करनी तो क्या होगा, या कभी कोई त्योहार आते हैं या कोई रिश्तेदार आ गए, या कुछ आपको विंडफॉल इनकम होने वाली है, या आपका बड़ा खर्चा होने वाला है। राइट। तो खर्चे का आप अंदाजा लगाते हैं, आपको विदेश यात्रा करनी है, घूमना है, इमरजेंसी। हाँ, तो खर्चे का अंदाजा लगाना होता है कि कहाँ कहाँ खर्चा हो सकता है। फिर जो बचा हुआ पैसा है उसको आप प्लान करते हैं कि इस पैसे का मुझे क्या करना है, क्या फिर से बिजनेस में लगाना है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से आप अपना बजट बनाते हैं। ठीक उसी तरह से सरकार अपना बजट बनाती है। सरकार भी ये अंदाजा लगाती है कि मैं कहां से कितना पैसा जुटाऊंगी और उस पैसे को मुझे कहां कहां किस पर खर्च करना है। फर्क ये है, हम अपना और अपने घर का बजट बनाते हैं और सरकार को पूरे देश का बजट बनाना है। और इसीलिए हमारा बजट सिर्फ हम देखते हैं, एक्चुअली हम किसी को दिखाते नहीं, सरकार को अपना बजट पूरे देश को दिखाना होता है। तो फर्क इतना ही है बस। ये बताइए कि जब जैसे हम अपना घर का बजट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पूरे साल का, कुछ महीनों का बनाते हैं। ये जो बजट सरकार पेश करती है, जो वित्त मंत्री पेश करते हैं, ये किस पीरियड के लिए, किस टाइम फ्रेम के लिए होता है? वैसे तो आमतौर पर बजट पूरे साल भर का होता है, और साल का मतलब हमारे 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है सरकार का, और फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक का होता है। तो जैसे अब इस बार क्या हो रहा है, बजट का समय बदल रहा है। हमेशा आप फरवरी महीने के अंत में बजट आते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार 1 फरवरी को बजट आएगा। कह सकते हैं कि महीने भर सरकार पहले ला रही है। क्यों ला रही है? उसका कारण ये है कि देखिए, जब आप फरवरी के अंत में बजट लाते हैं, फिर डिस्कशन होता है, ये होता है, उसमें वक्त लग जाता है। तो 1 अप्रैल से आपको बजट के प्रावधान जो लागू करने होते हैं उसमें कभी कभी देरी हो जाती है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम बजट के प्रोसेस को थोड़ा आगे कर लें। अच्छा। तो इसलिए 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा आपको बजट को लागू करने में। तो इसलिए इस बार 1 फरवरी से को बजट आ रहा है। ओके। अब जो ये 1 फरवरी को बजट आएगा, इसके प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से लागू होंगे, जो 31 मार्च 2018 तक के लिए होंगे। एक साल। कभी कभार ऐसा होता है कुछ छोटे पीरियड के लिए भी बजट आता है। सपोज सरकार का पूरा कार्यकाल 1 साल का नहीं है,
क्योंकि 5-5 साल रहती है ना सरकार को। अगर सरकार का कामकाज बीच में खत्म हो रहा है तो वो इंटरिम बजट हो जाता है, थोड़े समय के लिए बजट होता है, या कुछ टेम्पररी संसद में पेश किया जाता है, उन्हें अनुदान और मांगे कहते हैं कि उसे पारित करवा दिया जाए। तो ये कभी कभार होते हैं, वो एक्सेप्शन है। लेकिन आमतौर पर आपके समझने के लिए सिंपल बात है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बजट होता है और वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक के लिए होता है। तो इस बार भी जो बजट आएगा 1 फरवरी को, वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक लागू होगा। ओके, हमने ये तो समझ लिया मोटे तौर पर कि बजट क्या होता है और किस टाइम फ्रेम में लागू होता है, लेकिन ये बताइए, अक्सर जब भी बजट को पेश किया जाता है एक डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल कई बार वित्त मंत्री करते हैं। पहले तो ये समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है और मुझे ये जानना क्यों जरूरी है। उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ, बजट में होता है क्या है, एक तो आपकी कमाई कहां से हो रही है, ठीक है, तो वो कमाई का आप ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हैं। अब उस कमाई के खर्चे कहाँ होंगे, जैसे मसलन आपने अपना घर का बजट बनाया, आपकी कमाई फिक्स है कि आपकी सैलरी आ रही है, आप खर्चे कर रही हैं, खर्चा आपका एक तो फिक्स है कि भाई मेरे महीने का 20,000 या 25,000 घर का खर्चा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वन टाइम होते हैं या बार बार नहीं होने वाले। सपोज आपको गाड़ी खरीदनी है, वो आप हर रोज नहीं खरीदते, हर साल नहीं खरीदते। सपोज आपको एक बड़ा टीवी लेना है, वो एक बार ले 4-5 साल नहीं लेंगे। तो खर्चों में फर्क है, उस फर्क को क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मोटा मोटी समझिए कि हर बार के खर्चे, हर महीने के, हर साल के खर्चे, ये तो होने ही होने, घर चलाने के लिए लगेगा ही। गाड़ी खरीदने का खर्चा कभी कभार होता है तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब नया इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने गाड़ी खरीदी, आज खरीदी, जरूरी तो नहीं कि हर साल खरीदें, 3-5 साल तो चलाएंगे कम से कम, तो वो तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस गाड़ी में जो आप पेट्रोल डलवाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके। क्योंकि वो हर महीने का खर्चा है। अच्छा। भाई आपको पता है ना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतना पेट्रोल हर महीने लगेगा। तो ये फर्क समझना जरूरी है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है। अच्छा। तो सरकार अपने खर्चों को 2 भागों में बांट देती है। कमाई तो पैसा है जो आ रही आने दो, उसमें भी हालांकि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट होती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 अलग अलग तरह के खर्चों में आप बांट दिए। अब होता क्या है, हमारे यहाँ सिचुएशन कैसी है कि हमारी जितनी कमाई है हम उससे ज्यादा खर्च नहीं करते। Exactly. अमूमन, आमतौर पर, इमरजेंसी को छोड़ दे, और जो कमाई है उसमें खर्चा करने के बाद भी बचाने की प्रवृत्ति है। राइट। कि थोड़ा बचाएं आगे के लिए, उसे निवेश करें, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, हमेशा सरप्लस होता है। कैसा बचता है, कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है ना। बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है जो लोगों के क्रेडिट कार्ड पे उधार ले रहे हैं या किसी से जाके उधार मांग रहे हैं कि मुझे पैसा दे दो। बट आमतौर पर एक आम आदमी कोशिश ये करता है कि मेरा जितनी कमाई है उससे कम खर्चा करूं। राइट। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सरकार के केस में बिल्कुल उल्टा है। ठीक उल्टा। ठीक उल्टा। सरकार जितनी कमाई करती है उससे ज्यादा खर्च करती है, हर बार करती है। ओके। और उसी को डेफिसिट या घाटा कहते हैं, वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा, राइट। ठीक है। अब ऐसा कैसे करती है और क्यों करती है, उसका कारण है। सरकार क्या कहती है, भाई हमें तो देश का विकास करना है, पैसा कम है तो इसके लिए हम विकास थोड़ी रोक सकते हैं, हम तो करेंगे, हम खर्चा ज्यादा करेंगे। तो फिर खर्चा ज्यादा करेंगे, आय कम है तो बचा क्या, घाटा। इस घाटे की भरपाई कैसे होगी, इस घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार उधार लेती है। वो उधार आपसे ले सकती है, हमसे ले सकती है, लोगों से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, जो दे दे, कोई दूसरा देश दे दे। तो सरकार के पास 50 तरीके हैं उधार लेने के, और सरकार अपनी गारंटी देती है कि भाई, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये जो होते हैं ना, ये सरकार के उधार लेने के तरीके हैं। तो जब सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो जो खरीदने वाला है सामने कोलैटरल टाइप, जो खरीदने वाला है उसको सरकार ही कहती है कि आप आज मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लीजिए 10 साल की 7.5% के ब्याज पे, मैं हर साल 7.5% ब्याज दूंगा भारत सरकार, और 10 साल बाद आपको पैसे दे दूंगा। ओके। अब लेकिन जरूरी नहीं कि 10 साल बाद सरकार के पास पैसे हो ही, नहीं होता तो क्या होता है, फिर वो साइकिल चलती रहती है, रोटेशन। फिर इसलिए लगातार आप देखते होंगे ना कि सरकार का बोरोइंग प्रोग्राम कितना उधार लेने वाली है। तो इसलिए बजट में इस चीज पर सबसे पहले नजर रहती है कि सरकार का वित्तीय घाटा कितना है।
लोग क्या चाहते हैं, मार्केट क्या चाहता है, इकोनॉमी क्या चाहती है कि सरकार जो भी वित्तीय घाटा दिखाए वो कम से कम दिखाए, से कम हो, ताकि अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन रहे, आलतू फालतू के खर्चे ना हो और मेरे ऊपर बर्डन ना आए। क्योंकि क्या होता है, अल्टीमेटली सरकार को ब्याज तो देना है ना। सही बात है, ठीक है ना। तो चाहिए ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा अनाप शनाप उधार न लें, बड़ा घाटा न दिखाएं। इसलिए जब हमेशा लोगों की नजर बजट में सबसे पहले ये रहती है कि सरकार ने कितना वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है और अगले 2, 3, 4 साल में वित्तीय घाटे को कितना नीचे लाने वाली है। जितना ये आंकड़ा छोटा होगा उतना अच्छा माना जाता है, मार्केट को कॉन्फिडेंस आता है, एफआईज को, खासतौर से अच्छे काम कर रही है, सरकार को एफआईज को पसंद आता है कि सरकार का वित्तीय अनुशासन अच्छा है। इसलिए आमतौर पर आपको सबसे पहले बजट में वित्तीय घाटे के आंकड़े पर नजर रखनी चाहिए। चलिए, तो इस सेगमेंट में हमने ये समझ लिया कि आखिर बजट क्या होता है, बजट जब उतारा जाता है तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब सरकार के लेवल पर होता है। हमने ये भी समझा कि यहाँ पर डेफिसिट क्या होता है, वित्तीय घाटा क्या होता है, जो आपके और हमारे लिए, मार्केट के लिए, पूरे देश के लिए समझना काफी जरूरी है, क्योंकि उसी से समझ में आता है कि सरकार आगे अपने प्लान्स किस तरह के बनाने वाली है, रखने वाली है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। जी हां, आपको बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि किस तरह से टैक्स लागू होते हैं, आपकी हमारी लाइफ पर, हमारी इनकम और सेविंग्स पर इसका क्या असर पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अनिल जी से जानेंगे किस तरह अलग अलग किस्म के टैक्सेस होते हैं और किन ग्रुप्स पर किस तरह लागू होते हैं। वेलकम बैक। पहला कदम बजट स्पेशल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट क्या है, आपकी हमारी लाइफ पर आने वाले बजट का किस तरह से असर पड़ने वाला है। अनिल जी हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट बने हुए हैं। अनिल जी ये बताइए, हमने समझ लिया कि सरकार का रोल क्या है, बजट का क्या रोल है इनकम, सरप्लस, डेफिसिट के बारे में। अब ये बताइए कि सरकार के लिए बड़ा स्रोत क्या होता है इनकम का? आय के लिए सरकार के पास सबसे बड़ा स्रोत है कि टैक्स लगाए। ठीक है, हमें पसंद हो ना पसंद हो, टैक्स तो देना पड़ेगा। वो ये कहते हैं ना कि जो आदमी जन्म लेता है उसके लिए 2 चीजें पक्की होनी है, एक तो सरकार को टैक्स देना और दूसरा मृत्यु। और दोनों ही चीजें आदमी को पसंद नहीं ठीक है, लेकिन होता है। तो टैक्स आपको देना ही पड़ता है। टैक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 तरीकों से सरकार अपने तिजोरी को भरती है। जो रेवेन्यू की हम बात करते हैं वो रेवेन्यू इकट्ठा करती है। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स सिंपल है, जो सीधे सीधे तौर पर आप पे लगाया जा रहा है। सीधे तौर पे मतलब जो मेरी इनकम है उस पे लगाया जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर आपकी कमाई है तो आपको लगेगा, आपकी कमाई नहीं है तो आप पर नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके क्या कैटेगरीज है? तो जनरली डायरेक्ट टैक्स में 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक तो इनकम टैक्स, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो कंपनियों पर लगता है, वो छोड़ दीजिए। इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगता है, आम आदमी में, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ पर। तो वो डायरेक्ट टैक्स का सिंपल नमूना है कि हर आदमी को इनकम टैक्स भरना पड़ता है, अगर वो लिमिट्स वगैरह जो है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो आपकी जेब से निकलता है, लेकिन कई बार आपको पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरा ये कि पता चलता भी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है नहीं देने का। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कमाई नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। जैसे फर्ज करें सर्विस टैक्स। अब आप होटल में खाना खाने जा रही हैं, सर्विस टैक्स लग रहा है। आप ये कहेंगे मेरी तो कमाई बहुत खराब है, इस साल मुझे तो बिजनेस में घाटा हो गया, मैं नहीं दूंगी। सरकार की उससे हमको कोई लेन देना नहीं। आपने खाना खाया, आपको ये सर्विस का इस्तेमाल करना है, देना पड़ेगा। सिंपल है। तो उसका कमाई से कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन खर्चे से, आपके बिल से। तो जो खर्चे से रिलेशन है ना नेहा, वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि आपकी जेब से निकलेगा, कमाई हो ना हो। डायरेक्ट टैक्स वो है, वो आपकी जेब से तभी निकलेगा जब आपके लिए कमाई हो, और आपकी कमाई पर ही आपसे लिया जाएगा, किसी दूसरे की कमाई पर नहीं लिया जाएगा, नहीं आपकी कमाई पर किसी और से लिया जाएगा। तो वो आपसे रिलेटेड है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हमारे सबसे काम का है। आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया कि मेरी इनकम से जुड़ा है, लेकिन अब
इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश है, सबकी इनकम एक जैसी नहीं है, राइट। हर तबके के लोग हैं, क्या सबके लिए एक ही इनकम टैक्स नहीं होता है? टैक्स इसमें क्या है कि देखिए छूट मिलती है आपको। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये नहीं कि किसी ने 10 रुपए कमाए तो वो उसको भी उतना ही टैक्स देना है, और किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 10 करोड़ कमाए तो भी। तो सरकार पहले क्या करती है, सरकार ये सोचती है कि भाई मैं आप पे टैक्स तो लगाऊं, लेकिन कुछ पैसा तो मुझे ये मानना चाहिए कि आपको इतना तो लगेगा खर्चे के लिए, उसके बाद टैक्स लगाऊं। सपोज जैसे आप सैलरी इनकम लेती हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुछ खर्चा नहीं करेंगी, सारी की सारी बचत है। सरकार का इरादा क्या होता है टैक्स के पीछे, इनकम टैक्स के पीछे, कि आप एक लिमिट से ज्यादा जब कमा रही हैं तो टैक्स दें। तो सरकार ने एक नियम बना रखा है इनकम टैक्स में, एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब सिंपल क्या है कि इस सीमा से कम अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप चाहे वो प्रोफेशनल इनकम हो, सैलरी वाली इनकम हो, ब्याज की इनकम हो, रेंट की इनकम हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो, एक लिमिट हो गई आपकी, वो है एग्जम्पशन लिमिट। और आमतौर पर एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपए। आप में कोई भी आम जनता अगर साल का 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर रही है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी एक छूट वाली बात है। छूट वाली बात कैसे है कि ये 2.5 लाख की जो लिमिट है ये 60 साल तक के लोगों के लिए है। राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे अभी हम कमा रहे हैं, 60 साल के वक्त हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हमारे कमाई के स्रोत कम हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन खर्चे तो नहीं कम होंगे, ठीक है ना। तो सरकार क्या कहती है कि जो जिसकी उम्र ज्यादा हो गई वो अब बहुत नहीं कमा सकते, उनको थोड़ी राहत दी जाए। तो 60 से 80 साल की जो रेंज है, 61 से 79 बोल सकते हैं, 61 से 79, तो 60 से 80 मोटा मोटी पकड़ ले। 60 से 80 साल की रेंज में अगर आपकी उम्र है तो आपके लिए ये एग्जम्पशन लिमिट बढ़कर हो जाती है 3 लाख। अच्छा। यानी कि एडिशनल 50,000 का बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। और 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए ये लिमिट और बढ़ जाती है, दुगुनी, 5 लाख। तो अगर किसी के 80 साल की उम्र के ऊपर की उम्र है तो 5 लाख तक की कमाई पर उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं। ओके। तो 2.5 लाख 60 साल तक, 60 से 80 3 लाख, 80 से ऊपर 5 लाख, यानी कि जितनी उनकी उम्र बढ़ेगी। हाँ, ये 3 स्लैब हो गई एक तरह से, 3 स्लैब तो नहीं कहूंगा, एग्जम्पशन लिमिट हो गई कि ये आपको अपनी आय को कैलकुलेट करने के लिए आज से ध्यान में रखना है। तो आमतौर पर हम ज्यादातर दर्शक और आप, हम 60 से नीचे वाले हैं, तो हमारे लिए सिंपल बात है कि 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना है। ओके, टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्पशन, छूट का तो समझ में आ गया, लेकिन अब टैक्स देने के मुद्दे पर आते हैं। अभी हम अंडर 60 वाली कैटेगरी में आते हैं, राइट। इसमें भी हमारी कमाई अलग अलग है, राइट। तो इसमें टैक्स की दरें कैसे कैसे लगती हैं? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है नेहा, क्योंकि टैक्स की दरें समान नहीं है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। क्योंकि सरकार क्या समझती है, उनका फॉर्मूला क्या है, ये समझना चाहिए कि ये दरें अलग अलग क्यों है। फॉर्मूला ये कि भाई एक लिमिट के बाद आप खर्चा नहीं करते, आपके खर्चे कम बढ़ते हैं, बचत ज्यादा बढ़ती है। भाई अल्टीमेटली क्या है, आप 3 चपाती खाते हैं, 2 चपाती 6 थोड़ी खाना चालू कर देंगे, इनकम डबल हो जाएगी तो, है ना। कैपेसिटी तो वही, ज्यादा से ज्यादा क्या है, चपाती की जगह आप कुछ ज्यादा बेहतर चीज खाने लगेंगे अगर आपको कुछ पसंद है, या आप मतलब अपनी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बढ़ा सकते, लेकिन उतना नहीं होगा कि कमाई डबल होगी तो खर्चे डबल हो गए। सही बात है ना। तो इस लिहाज से सरकार स्लैब्स बनाती है, और ये स्लैब्स क्या है, जैसा कहा 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं, जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी कमाई है सालाना, तो ये जो बीच के 2.5 लाख रुपए हैं जो एडिशनल, इस पर आपको देना होगा 10% टैक्स। तो फर्ज करें आपकी कमाई है 5 लाख रुपए, तो आपका टैक्स कितना आया? 10%। 10% खाली 2.5 से 5 लाख पर, 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर मेरी इनकम है, यानी 25,000। राइट, 25,000, न कि 5 लाख, 50,000, 25,000 टैक्स, 5 लाख तक की कमाई पे हो गया 25,000 टैक्स। अब अगर आपकी कमाई है 5 लाख से ज्यादा, तो अगली स्लैब में आप आ जाते हैं, यानी कि अगली दर में आ जाते हैं, और वो दर है 5 से 10 लाख की। 5 से 10 लाख की दर है 20%। तो आपने पहले तो 25,000 दे दिया, समझिए आपकी इनकम की स्लैब है, आपकी इनकम है 10 लाख जी, तो बचे हुए अगले 5 लाख पर आपको देना है 20%, यानी 1 लाख रुपए। ओके ओके, ठीक है, 5 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख देना। 10 लाख के ऊपर अगर आपकी सालाना कमाई है, तो जो भी 10 लाख के ऊपर का अमाउंट आप कमा रहे हैं
उस पर स्ट्रेट 30% और लग जाएगा। ओके, चलिए अनिल जी, ये तो बात हो गई इनकम टैक्स कैलकुलेशन की, एग्जेम्पशन लिमिट भी हमने समझ ली। सरचार्ज का इस्तेमाल, जो शब्द का इस्तेमाल है वो अक्सर होता है, जरा ये भी समझाइए कि इस बजट में सरचार्ज कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, टैक्स में और सरचार्ज में एक बड़ा फर्क है। दो शब्द और ध्यान में रखनी चाहिए, सरचार्ज भी और सेस भी। सेस, राइट, हाँ। सरकार क्या करती है, कभी कभी कोई खास पर्पज से सेस लगाती है, और ये खास पर्पज क्या होता है कि हमें गांव का विकास करना है तो एक रूरल सेस, हमें एजुकेशन का विकास करना है एजुकेशन सेस, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है स्वच्छ भारत सेस, इंफ्रा सेस। तो ये जो सेस होता है ये किसी खास मकसद के लिए किया जाता है और उस मकसद के पूरा होने तक वो रहता है। अच्छा। और ये हर साल बदल सकता है, हट सकता है, हाँ। बढ़ सकता है, कम हो सकता है। अच्छा। सेस हर साल चेंज भी हो सकता है, या सरकार कह सकते हैं हम 1 साल के लिए लगा रहे हैं, 2 साल के लिए लगा रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क जो टैक्स में और सेस में या सरचार्ज में वो समझना जरूरी है। हाँ। वो ये, टैक्स आपकी कमाई पर लगता है, सरचार्ज या सेस जो सरकार लगा रही है वो आपके टैक्स पे लगेगा, ओके, न कि कमाई पर। तो समझिए सरकार कहती है 3% हम सेस लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि 5,75,000 टैक्स बना, आपकी 50 लाख की कमाई है, तो ये उस पे लगेगा, उस पे सेस लगेगा। और जिस पर्पज से सेस लगाया जा रहा है, सरकार की जिम्मेदारी कि उस टैक्स का कलेक्शन, उस सेस का कलेक्शन जो आ रहा है उसका खर्चा उसी काम के लिए करना जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स का तो देखिए सरकार के पास फ्री हैंड है, सारा इधर से उधर से इकट्ठा किया, सरकार अपने विवेक पर अपने निर्णय के हिसाब से वो जो भी उनकी प्लानिंग होगी फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि ये मैं स्वच्छ भारत के लिए लगा रहा हूँ, तो वो पैसा स्वच्छ भारत से रिलेटेड काम में ही जाना चाहिए। अगर एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशनल पर्पसेस में जाएगा। एग्जैक्टली। तो सेस और सरचार्ज ये 2 एडिशनल चीजें हैं जो टैक्स के ऊपर भी सरकार लगाती है। और उसमें भी एक चीज है कि ये सेस सरचार्ज एक लिमिट पे लगाई जा सकती है कि इतने से ज्यादा आपकी इनकम है, ये इससे ज्यादा की आपकी कमाई है, तो उस पर सेस या सरचार्ज लगेगा। जनरली सरकार का इरादा क्या होता है कि जो कम कमाई वाले लोग हैं उन पर सेस और सरचार्ज का बोझ न लगाएं। अच्छा। अब क्या है, आप लिमिट बना के कितनी बनाओगे, 3 बना दी। अब होता है क्या है, अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं तो भी मुझे 30% देना है, और कोई 10 करोड़ और 100 करोड़ कमा रहा है तो भी 30% देना है। तो अब वो 10 करोड़ और 100 करोड़ वाले को पकड़ना है, सरकार को एडिशनल लेना है, तो बार बार आप एक लिमिट और थोड़ी बनाओगे जी। तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि सेस लगा देती है कि जिसकी कमाई इससे ज्यादा है उस पर सेस लगा दो। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बजट से जुड़ी और भी बहुत सारी अहम बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आने वाले समय में आपके इनकम पर, सेविंग्स पर, आपके पूरे खर्चे पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे जल्द एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। पहला कदम के बजट स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने ये तो समझ लिया कि टैक्सेस कहां कहां पर लगते हैं, इसमें एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, किस किस दरों पर किस कैटेगरी वाले इंसान को, इंडिविजुअल को कितनी टैक्सेस भरने होते हैं। लेकिन इन सब के सामने सरकार ने बहुत सारे विकल्प रखे हैं जिसके जरिए आप बहुत सारे डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पर आपको टैक्स छूट कैसे मिल सकती है, इन सबको अब हम समझेंगे। अनिल जी, ये तो हमने समझ लिया कि सरकार किन किन तरीकों से हम पर इनकम टैक्स लगाती है, पैसे निकाल रही है, लेकिन बहुत सारे तरीके भी तो होते हैं जिससे हमें टैक्स में छूट भी मिल सकती है। तो जरा बताइए कि क्या होती है ये कैटेगरी, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्स बचाने के तरीके होते हैं, और तरीके क्यों हैं कि देखिए, वैसे तो सरकार क्या कहती है कि चलिए आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स भर दीजिए, भर तो देंगे। आप कितना भरेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख किया तो कितना, 10%, यानी 25,000। सरकार कहेगी मेरा 25,000 से क्या होने वाला है। अगर सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन टैक्स लगाने की एक लिमिट है, तो सरकार को जब बड़ा पैसा चाहिए होता है तो सरकार क्या कहती है कि ठीक है, आपके पास एडिशनल पैसा है, आपको खर्चा नहीं करना है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, सामने आपको टैक्स में छूट दूंगा। और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल विकास के कार्यों के लिए करती है। मतलब तुम्हारा भी फायदा, हमारा भी फायदा। हाँ, ये विन विन सिचुएशन। आदमी क्या सोचता है कि यार सीधा सीधा खर्चा हो जाएगा टैक्स भर दिया तो, इससे बढ़िया है कि ठीक है कुछ सालों के लिए मेरा पैसा सरकार के पास रह भी गया तो क्या दिक्कत है,
वापस तो आना है, अल्टीमेटली मिलेगा ही। ठीक है। तो ऐसे ये जो बीच का रास्ता निकालने की सरकार की कोशिश है, इसे कहते हैं टैक्स में डिडक्शंस। अच्छा, कुछ डिडक्शन टैक्स में से होते हैं, कुछ डिडक्शन आय में से होते हैं। अभी हम जो बात करें वो आय में से डिडक्शन की। अच्छा, इनकम में से, इनकम में से, टैक्स में से डिडक्शन, इनकम में से। ठीक है। इनकम में से डिडक्शन को सिंपल समझ लीजिए। समझिए आपने 5 लाख रुपए की साल भर में सैलरी ली है, 2.5 से 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है, ठीक है। सरकार क्या कहती है कि आप चाहें तो एक सेक्शन 80C बड़ी फेमस है डिडक्शन के लिए, यही सेक्शन तो आमतौर पे हर राह चलता इंसान चर्चा करता है हर उसके सैलरी बारे में। वाले आदमी को ये पता होता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर 1.5 लाख रुपए तक का आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी। राइट। तो ये सिंपल है। अब ये आप कहां कर सकते हैं? बड़ा फेमस है आमतौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम, जिनको हम बोलचाल की भाषा में LIC कहते हैं। LIC नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो तो खैर प्रोडक्ट है। हाँ, LIC की हो या किसी और की हो, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आप, या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जो आप प्रोविडेंट फंड भर रहे हैं सरकार को या अपने एम्प्लॉयर को, जिसे EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं, उस पर छूट मिलती है। बहुत सारे लोग PPF भी खोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां पर 1.5 लाख रुपए तक का आप सालाना निवेश कर सकते हैं। पेरेंट्स सबसे पहले वही एडवाइस करते हैं। वही करते हैं, बिल्कुल। तो वो एक है। ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वहां पर छूट मिलती है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आप छूट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके। ये छूट निवेश पर मिलती है, यानी कि सपोज आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, आपने 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया PPF EPF में मिला के, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होकर आ गई 3.5 लाख रुपए। तो आपको अब जो टैक्स भरना होगा 2.5 से 3.5 के बीच में 1 लाख रुपए पर ही एडिशनल भरना होगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हाल ही में सरकार ने शुरू की है, 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। कैसे? NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। राइट। ये सरकार ने शुरू की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या अभी तक सोशल सिक्योरिटी और पेंशन वाला मामला इतना है नहीं, सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर। आप हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय या पब्लिक सेक्टर जिनको पेंशन की जरूरत है, वो NPS में पैसा डाल सकते हैं, साल का 50,000 रुपया। ये एडिशनल लिमिट है। तो ये 1.5 लाख जो आप डाल रहे हो तो डालिए, 50,000 की आपको एक्स्ट्रा छूट NPS में मिल सकती है। तो अब आप 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं, माफ कीजिए, इनकम बचा सकते हैं टैक्स में से। तो इनकम में से 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मैक्सिमम आप ले सकते हैं सेक्शन 80C में। ओके, यानी कि हमने ये समझ लिया कि अब जो हम कमाई करते हैं उसको हम किस तरह से इस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम उस पे जो टैक्स छूट है उसका फायदा ले सकते हैं। चलिए, हमने एक बेसिक डिडक्शंस तो समझ लिए। आमतौर पर जो एक बड़ी चीज होती है, वो सपना भी होता है हर एक इंसान का, वो होता है अपना एक घर खरीदना। क्या वहां पर भी, क्योंकि हाउसिंग को लेकर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी अनाउंस होते हैं, बहुत सारी स्कीम सरकार लेकर आती है, क्या यहाँ पर भी कोई बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और 2 बेनिफिट है। पहला तो जो सेक्शन 80C की हम बात कर रहे थे, उसी में मिलता है। अच्छा। सरकार क्या चाहती है कि आप घर बनाएं और आप अपने घर में रहें। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक आपके पास घर बनाने के लिए पैसे का जुगाड़ हो, तब तक घरों के दाम और बढ़ते जाते हैं, प्लॉट के दाम बढ़ जाते हैं, जमीन के दाम बढ़ जाते हैं, तो आप कर नहीं पाते। तो ये एक ऐसी चीज है जो बिना लोन के बनाना बहुत मुश्किल काम है, कर्ज लेना ही पड़ता है। तो सरकार कहते हैं कि लीजिए ना कर्ज, आप आने वाली कमाई से उस कर्ज का भुगतान कीजिए, और हम चाहते हैं आप ऐसा करें। तो अच्छा, दूसरा ये कि हाउसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी अगर बढ़ती तो देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, क्योंकि उससे हजारों तरह की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। अगर आप एक घर बनाते हैं ना, तो कितनी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, आप सोचिए। सीमेंट, मेटल, हार्डवेयर, मतलब क्या नहीं है, है ना। तो वो इकोनॉमी को धक्का देने के लिए ये बढ़िया काम है कि आप घर ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अच्छा। इसलिए सरकार छूट देती है। अब इसमें 2 तरह की छूट मिलती है। पहली छूट तो ये कि अगर आपने जो भी घर खरीदने के लिए कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो उसमें आप जो ब्याज का भुगतान करेंगे और जो अपने कर्ज का भुगतान करेंगे, दोनों में छूट मिलेगी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। पहले आपने सपोज आपने 50 लाख रुपए का कर्ज लिया, और हर साल आप देखते हैं ना, जब आप पैसा बैंक को देते हैं वापस, तो उसमें कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होता है, कुछ पोर्शन प्रिंसिपल रिपेमेंट का होता है। प्रिंसिपल रिपेमेंट मतलब आपका ओरिजिनल कर्ज में से कुछ पैसा कम हो रहा है, कुछ पैसा ब्याज का जा रहा है।
तो जो पैसा आपका ओरिजिनल कर्ज में से कम हो रहा है उस पे मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं आय में से, और वो सेक्शन 80C में ही होता है। अच्छा। तो अब सेक्शन 80C में दिक्कत क्या है, जिन लोगों की कमाई बहुत है उन लोगों को बहुत छोटा पड़ता है। हाँ। पीपीएफ भी है, ईपीएफ भी है, ईएलएसएस भी है, हाँ। ऊपर से ये वाला भी है आपका सेक्शन 80C वाला भी मामला है। तो ये सब मिलाकर आपके लिए थोड़ा मामला मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1.5 लाख तक की छूट आपको वहां मिल जाती है। अच्छा। जो आप हाँ प्रिंसिपल का। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई शुरुआती सालों में होता क्या है, प्रिंसिपल का अमाउंट होता है छोटा, ब्याज का होता है ज्यादा, इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। राइट। तो एक और ऑप्शन है नया, और वो है ब्याज के भुगतान पर भी छूट मिलती है। कैसे? और उसकी बढ़िया बात क्या है, वो सेक्शन भी अलग है। अच्छा। वो सेक्शन 80C में नहीं है, उसके लिए है सेक्शन 24 सेक्शन 24। 2 लाख रुपए तक का सालाना अगर आप ब्याज का भुगतान करती हैं तो आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए अलग से मैं डिडक्शन फाइल करूं तो मुझे उसका भी फायदा मिलेगा। तो अब आपको मैं बताऊं कि आपके लिए 2 लाख रुपए तक का तो डिडक्शन की गुंजाइश कहाँ हो गई, सेक्शन 80C में। सेक्शन 80C में, राइट। और 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की अगर आपके है उतनी इंटरेस्ट अगर बन रही है तो 4 लाख रुपए तक का आपका ये काम हो गया। देखो ब्याज तो आपको देना ही है हाउसिंग लोन पर, राइट। उसके बावजूद सरकार उस पर आपको छूट दे रही है। तो हाउसिंग से रिलेटेड अच्छा अभी कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी आए लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर। वो जो लोग लो कॉस्ट हाउस बना रहे हैं उनको भी फायदे मिलते हैं, जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी फायदे मिलते हैं, वो एडिशनल बेनिफिट है। पर आमतौर पर अगर हम बात करें तो सेक्शन 24 वो है सेक्शन जहां पर आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज के भुगतान पर आपको छूट मिल जाती है। और सेक्शन 80C वो है जहां 1.5 लाख रुपए तक के आपके प्रिंसिपल के भुगतान पर आपको छूट मिल जाती है। तो चलिए, आप घर खरीद रहे हैं तो उसमें भी इतना आपको टेंशन की बात नहीं है। अनिल जी, एक और जो अहम मुद्दा होता है हमारी लाइफ में वो होता है जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स का हम इलाज करवा रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहां जो मेडिकल एक्सपेंसेस पड़ते हैं उस पर भी किस तरह की छूट होती है, उसका हम कैसे अवेल कर सकते हैं उसे? ये सेक्शन 80D है। अच्छा, अलग सेक्शन है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली आप जो अपनी जीवन बीमा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, वो तो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल गया, ये अलग डिडक्शन है। अच्छा, यहाँ पर डिडक्शन किस तरह का है, मेडिकल के खर्चों का है। सरकार क्या चाहती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा मेडिक्लेम लें, ताकि कभी इमरजेंसी आ जाए, आपको कुछ खर्चा करना पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, बड़ा बिल आ जाए, तो आपका मेडिकल होना चाहिए। कैसे, जैसे आप गाड़ी खरीदती तो तुरंत कैसे मेडिकल कंपलसरी है, इंश्योरेंस कंपलसरी है ना, राइट। तो वो तो कंपलसरी कर रखा था, हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ उसकी टूट फूट के लिए इंश्योरेंस है और अपनी गाड़ी की अपनी टूट फूट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपलसरी नहीं है। फिर क्या है, दूसरा तरीका क्या है, सरकार को पता है कि भाई ऐसे तो मानेंगे नहीं लोग, जब तक इनको कोई टैक्स में फायदा नहीं दिया जाए तब तक मेडिक्लेम लेंगे भी नहीं। तो इसलिए सरकार ने ये मेडिक्लेम वाली स्कीम बनाई कि जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। कितना मिलता है, आपकी मेरी उम्र अगर हम 60,000 से नीचे है, 60 साल से नीचे है, तो 25,000 रुपए तक का क्लेम हम कर सकते हैं उसमें डिडक्शन के तौर पर। अच्छा, हमारी आय में से 25,000 कम हो जाएंगे, टैक्सेबल आय में से, ताकि उतना कम टैक्स देना पड़े। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं बढ़ती उम्र में, उनके लिए ये छूट 30,000 रुपए तक की प्रीमियम की। तो आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं मेडिक्लेम की, उस पर आपको लिए है। अच्छा, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात हो रही है, 5,000 रुपए की एडिशनल छूट भी आप ले सकते हैं। मालूम है कैसे? किस चीज के लिए? देखो, बीमार पड़ गए और खर्चा हो गया, वो तो होना है, लेकिन सरकार क्या कहती है कि आप वो नौबत क्यों आने दें, आप सालाना चेकअप करवाइए। ओके, ठीक है, आप सालाना चेकअप कराएंगे तो हो सकता है आपकी कोई बीमारी है भी तो शुरुआती दौर में ही पता चल जाए, आप उसको ठीक कर सकें। तो उसको करने के लिए सरकार ने एक और एडिशनल चीज दी, 5,000 रुपए तक का अगर आप कोई चेकअप करवाने पर खर्चा करते हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट, मेरा बॉडी चेकअप में करवाने जा रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स का बॉडी चेकअप करवाने जा रहा हूँ, उसमें आपको छूट मिल तो 5,000 रुपए तक के उस खर्चे पे भी छूट है। ओके, ताकि ये देखिए, इसमें अमाउंट पे मत जाइए। आपको लगेगा 5,000 10% कितना 500 रुपए बच गया तो क्या बड़ी चीज है, सवाल वो नहीं है, सवाल इंटेंशन देखिए। इंटेंशन सरकार का क्या है कि आप मेडिक्लेम खरीदें, इंटेंशन सरकार का क्या है कि आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं, अपना ख्याल रखिए, तो ये एक और एडिशनल बेनिफिट है जो आपके लिए सबसे बड़ी बात है जो आप उठा सकते हैं।
तो इसमें भी चेंजेस होते हैं क्या? सरकार देर सवेर इसमें भी बजट्स में ऐलान करती है कि इसमें कुछ चेंजेस लिमिट्स में हो सकती हैं? हाँ, चेंज हो सकते हैं, बट आमतौर पर ये लिमिट्स बढ़ती हैं, क्योंकि देखिए अब सिंपल चीज है, वैसे तो कायदे से बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज से 15 साल पहले भी अगर 1 लाख की लिमिट थी, या 20 साल पहले 1 लाख की थी, या 10 साल पहले 1.5 लाख की थी, खर्चे भी तो बढ़ते हैं, महंगाई। हाँ, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम बढ़ी है। वैसे देखा जाए आज 20 साल पहले 1 लाख की छूट थी, तो आज की तारीख में 4-5 लाख की होनी चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी अभी भी कम है। तो सरकार हर बजट में चाहे तो इनमें कुछ नए आइटम्स डाल सकती है, कुछ नए प्रोविजन डाल सकती है, इन पर छूट मिलेगी। सरकार चाहे तो किसी को हटा भी सकती है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं हटाया हो। नए नए एडिशनल आइटम ही आते हैं कि इन पर आप छूट ले सकते हैं। तो सरकार कोशिश करती है कि जहां सरकार को लगता है कि लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए या बचत करनी चाहिए, वो डिडक्शन में डालती है। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया, ये इनफैक्ट आपके फायदे का सेगमेंट है, आई होप आपने ध्यान से सुना है, क्योंकि कहां कहां आपको टैक्स बचत करने में मदद मिल सकती है, कहां कहां टैक्स छूट मिल सकती है, सेक्शन 80C हो या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको कैसे छूट मिले, आपको घर खरीदने पर किन किन सेक्शंस में कहां कहां कैसी छूट मिले, ये सब हमने अभी तक समझा है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। हमारे पहला कदम बजट स्पेशल में अभी कुछ और भी चीजों पर डिस्कशन बाकी है, वो सब जानना चाहते हैं तो रुकिए थोड़ी देर के लिए, हम लौटेंगे जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम बजट स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने ये तो समझ लिया कि मेडिकल में, हाउसिंग में, यानी कि जरूरत की चीजों पर आप किस तरह से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ और भी अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर बाजार की नजर रखते हैं और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अनिल जी, हम अक्सर कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बड़ा सुनते, बड़ी नर्वसनेस होती है इसके आसपास जब भी बजट आने वाला होता है, तो आखिर ये होता क्या है, हमारी लाइफ पर इसका असर कैसे पड़ेगा बजट में? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत मतलब फैली हुई भी, कि आप किसी एसेट की बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं तो उस मुनाफे को कैपिटल गेन कहा जाता है। एक तो ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक कप खरीदा 200 रुपए में, 250 में बेचा, 50 रुपए का आपका एडिशनल फायदा हुआ, खर्चे निकाल लिए, ये कमाई, ये आपकी बिजनेस इनकम हो गई। सैलरी अगर आप कमा रही तो सैलरी इनकम हो गई। लेकिन समझिए आपके ये सब खर्चे होने के बाद आपने जो बचत है पैसे को, उस पैसे को आपने कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, शेयर में किया, फिक्स डिपॉजिट में किया लंबे समय के लिए। उस इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होती है जब आप बेच रहे हैं, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन का मतलब है कि आप कुछ ऐसी चीज बेची जो आपकी एसेट है। जैसे आपने शेयर खरीदे, शेयर आपकी एसेट है, जब आप वो शेयर बेच रही तो उसे कैपिटल गेन माना जाता है। अब कैपिटल गेन्स में दो तरह के कैपिटल गेन्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब हर एक में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग है। फर्स्ट करें हम शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें, शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म क्या है, जो 1 साल से ज्यादा अगर आपने शेयर रखे या इक्विटी फंड्स जहां आपने निवेश किया 1 साल से ज्यादा, 12 महीने, ये साल मतलब कैलेंडर ईयर नहीं, 12 महीने, आज से 12 महीने, अगर आज आप पैसा लगा रहे हैं 12 महीने तक आप रखते हैं, उसके बाद बेचते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म की टैक्स है 0। तो सबसे बड़ा टैक्स का बेनिफिट शेयर मार्केट में है कि 1 साल रखो, पैसा बन गया, 0 टैक्स। ब्रिलियंट है ना? लेकिन बहुत सारे लोग हैं 1 साल नहीं रखेंगे, पैसा बन रहा है आज ही ले लो, 1 साल बाद क्या होगा पता नहीं। अगर आप 1 साल के भीतर भीतर बेच देते हैं अपने शेयर्स को, तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की दर है 15%। अब इस बार जो इतनी बातचीत हो रही है कि क्या कुछ हो सकता है, कैपिटल गेन लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो 2-3 चीजें हैं। पहला तो एक, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 है, उसे 0 से बढ़ा के 5%, 10% कुछ भी कर दे। दूसरा ये है वो ना बढ़ाए, और वित्त मंत्री जी कहे कि नहीं जी, अब जो है ना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी होगा जब आप मिनिमम 3 साल रखो। तो या तो वो ड्यूरेशन ही बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कि जो या फिर वो 0 के नंबर के आगे कोई डिजिट ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ये 3 साल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे इक्विटी में तो ये है, लेकिन फिक्स इनकम में आप पैसा लगाते हैं, डेट में आप पैसा लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको मालूम है कब होता है?
3 साल के बाद। लॉन्ग टाइम। हाँ, तो इक्विटी एक ऐसी जगह जहाँ 1 साल में आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है और 0 टैक्स हो जाता है। अच्छा, दरें भी अलग अलग है। फिक्स इनकम में टैक्स की दरें भी बदल जाती है। तो बेसिकली सरकार का आइडिया क्या है कि जब आप कोई बड़ा पूंजी निवेश कर रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं, तो जब आप बेचे तो उस पर भी सरकार को टैक्स दे। तो क्या इसका कोई बेसिस होता है जिस बेसिस पर सरकार डिसाइड करती है कि नहीं जी इस बार हम फिक्स इनकम है उस पे दरें बढ़ा या घटा देते हैं? जनरली हर बजट में छेड़छाड़ होती नहीं है। अच्छा। करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या देखिए, ये किस तरह के इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जी, इसीलिए कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, बेसिक नेचर क्या है, लंबे समय के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, ये रोज की कमाई नहीं है। मैं एक बार निवेश करने का डिसीजन लेता हूँ कि मुझे गोल्ड खरीदना है 5 साल के लिए, मुझे इन्वेस्टेड, हाँ, इक्विटी 5 साल के। जब मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ तो मेरी टैक्स प्लानिंग भी तो वही होगी ना। तो ऐसे में अगर सरकार हर साल छेड़छाड़ करेगी तो हमारी प्लानिंग बिगड़ेगी और फिर हमारा भरोसा भी हाँ, इसलिए सरकार क्या करती है कि जनरली कैपिटल गेन टैक्स के नियमों को बार बार बदला नहीं जाता। एक बार बना दिए अनलेस की कोई एक बड़ा कारण आपके पास ऐसा होना चाहिए कि अब दरें बढ़ाने घटाने की जरूरत है या कुछ ऐसा बदलाव करने की जरूरत, कुछ माहौल बदल गया हो। इसलिए जनरली कैपिटल गेन टैक्स की दरों को बार बार बदला नहीं जाता, न उनके पीरियड को बदला जाता है न उनकी दरों को बदला जाता है। ओके, चलिए, तो पहला कदम सीजन 2 में हमने ये समझा कि बजट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या क्या बारीकियां होती हैं, कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, आपके लिए कौन कौन से लागू होते हैं, आप पर किस तरह से वो लागू होते हैं, टैक्स छूट आपको कैसे मिल सकती है, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हमने बजट के बारे में समझी और हम आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले बजट के बारे में, ताकि आप उसको एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ, एक इन्फॉर्म्ड माइंड के साथ समझ सके कि आपके फायदे, नुकसान या आपके आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से ये बजट पैन आउट होने वाला है। तो फिलहाल पहला कदम सीजन 2 के बजट स्पेशल में इतना ही। अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Focus, ideate, innovate, enable.